था। फिर उसके बाद ये डायग्राम तो अब आपको मालूम ही है, 5 डायग्राम बनते ही है। फिर उसके बाद हम अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन बताएंगे और ये यूनिट खत्म हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा क्या है? तीनों के लिए जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है ना, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर, उनके लिए करंट गेन है। अभी लिखवा दूंगा, खैर वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले तो हेडिंग बना दो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ओवेनिस्ट संग्राही विधा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीसी कॉन्फ़िगरेशन, ओवेनिस्ट संग्राही विधा। देखो यार, ये तीनों की थ्योरी एक जैसी है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो देख लो। अगर दिखाई ना दे, सुनाई ना दे तो बता देना, है ना। देखो, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर, तीनों की थ्योरी एक जैसी है। बस इसमें थोड़ा सा डायग्राम एक अलग हो गया, बाकी सब कुछ सेम। और मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि इसमें 5-5 डायग्राम बनने वाले हैं। अब 5-5 डायग्राम में आप कितनी थ्योरी लिखोगे? ना के बराबर। कोई रीजन वीजन भी नहीं ज्यादा बताना है आपको। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 12 नंबर का या 15 नंबर का आता है तो फिर रीजन बताना है आवश्यक है कि भाई ये डेरिवेशन कर दो, इसका क्यों होता है, सब कुछ बता दो। लेकिन यहाँ आवश्यकता ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप छोटा छोटा भी करके लिखोगे तब भी आप मान के चले 3 से 4 पेज तो आपके भरने भरने हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा याद रखें बस केवल इसको, और वो चेक भी नहीं कर पाएगा इतना ज्यादा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ओवेनिस्ट संग्राही विधा। बच्चों, ट्रांजिस्टर में आपको बता चुका हूँ, ट्रांजिस्टर में 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, सभी बच्चों को मालूम है। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर, है ना। कलेक्टर अगर कॉमन है तो कॉमन कलेक्टर हो जाएगा, बेस अगर कॉमन है तो कॉमन बेस, एमीटर अगर कॉमन है तो कॉमन एमीटर। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसकी बेसिक क्या क्या है। इसमें देखो, कॉमन कलेक्टर में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो ये सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखो जरा ध्यान से देख लो। ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। बच्चों, ऐसे 2 डायग्राम बनाना है आपको, एक एनपीएन के लिए और एक पीएनपी के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, एनपीएन का जो डायग्राम होता है उसमें थोड़ा सा अगर आप चेंज कर दोगे तो पीएनपी का डायग्राम बन जाएगा। क्या चेंज करना है आपको? आपको केवल क्या चेंज करना है? आपको 2 चीजें चेंज करनी है। पहली, जहां माइनस है वहां प्लस करना है। पहली, जहां माइनस है वहां प्लस करना है। और दूसरा, करंट की डायरेक्शन बदल देनी है। जैसे इसमें इधर है तो इधर हो जाएगी, इसमें ऊपर है नीचे हो जाएगी। याद रखेंगे सभी बच्चे। अगर दिखाई ना दे, सुनाई ना दे तो बता देना, है ना। देखो, तो ये है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक डायग्राम, जिसमें एनपीएन का बना दिया है मैंने, पीएनपी का आप खुद बना लेना। चलो, इसको खत्म करते जल्दी से। देखो जरा ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में देखो आप, एनपीएन आपको दिख रहा है, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी फॉरवर्ड वाइसिंग है और यहाँ भी फॉरवर्ड वाइसिंग है, दोनों साइड। कॉमन कलेक्टर ये कॉमन एमीटर का कॉमन बिट से थोड़ा सा हटके रहता है। इसमें दोनों साइड जो होती है वो फॉरवर्ड वाइज में रहती है। किसमें रहती है? फॉरवर्ड वाइज में। और उसका रीजन ये रहता है कि हम चाहते हैं कि इसमें हमें करंट गेन हाई मिले। जैसे कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में जो करंट गेन मिलता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है। तो गेन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, जैसे कॉमन बेस में जो करंट गेन मिलता है वो 0 से लेकर 50 तक के आसपास मिलता है, और 50 से लेकर 150 तक के आसपास मिलता है कॉमन एमीटर में, और 150 से ऊपर जाता है कॉमन कलेक्टर में। तो बच्चों, कॉमन कलेक्टर जो होता है वो वेनिस्ट संग्राही, उसका जो मेन उद्देश्य होता है, उसमें दोनों जो वाइसिंग हमने फॉरवर्ड वाइसिंग की है उसका मेन रीजन ये था कि हमें करंट गेन की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, धारा लाभ का मान बढ़ाना पड़ता है। करंट गेन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें दोनों फॉरवर्ड वाइस में करनी पड़ती है। और इससे पहले वाले में एक फॉरवर्ड में था, दूसरा किस में था? रिवर्स में था। सिंपल सी बात है, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो करंट गेन बढ़ जाएगा। इसलिए दोनों साइड हमें क्या करना पड़ता है? फॉरवर्ड वाइसिंग करनी पड़ती है। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं? फॉरवर्ड वाइसिंग करते हैं दोनों साइड करंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए या करंट गेन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो। इसमें देखो 4 वेरिएबल क्वांटिटी है आपकी। फिर से वही शुरू हो गया, एक आईवी और एक वीवीसी।
इनपुट साइड में दो वेरिएबल क्वांटिटी है, एक आईबी है और एक वीवीसी। एक आईबी है और दूसरा वीवीसी। और आउटपुट साइड में भी दो वेरिएबल क्वांटिटी है, एक आईई है और एक वीईसी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इनपुट बेस और कलेक्टर के बीच में नजर आएगा, और आउटपुट जो है वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में नजर आएगा, है कि नहीं? बेस और एमीटर के बीच में हम इनपुट देते हैं, आधार और संग्राही के बीच में हम इनपुट दे रहे हैं, और हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कलेक्टर दोनों में कॉमन हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ओवेनस्ट संग्राही विधा। अब बच्चों ये आप ध्यान से देखें तो इसमें चार वेरिएबल क्वांटिटी है, दो इनपुट साइड में है, दो आउटपुट साइड में है। अभी तक हम आपको यही तो बता दिया है कि इनपुट साइड में जो वेरिएबल क्वांटिटी है कौन कौन सी, वीबीसी और आईबी। इनके बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। और उसके लिए कंपलसरी है कि आउटपुट के वोल्टेज को फिक्स रखें, आउटपुट के वोल्टेज को क्या रखें, फिक्स रखें। और आउटपुट साइड में जो वेरिएबल क्वांटिटी है आईई और वीईसी, इनके बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको मिलेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। और इसके लिए कंपलसरी है कि आप इनपुट साइड जो करंट है मतलब आईबी, उसको कांस्टेंट रखो। इनपुट साइड में जो करंट है आईबी, इसको कांस्टेंट रखो, ठीक है? ये ये इसका बेसिक हो गया। ऐसे दो डायग्राम आप बनाया ना। फिर उसके बाद आते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। बच्चों इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ग्राफ कॉमन एमीटर कॉमन बेस से थोड़ा अलग नजर आएगा। इसमें क्या होता है, जब हम वीईसी को कांस्टेंट रखते हैं, वीईसी का मतलब होता है आउटपुट के वोल्टेज। आउटपुट के वोल्टेज को जब हम कांस्टेंट रखते हैं, आउटपुट के वोल्टेज को जब हम कांस्टेंट रखते हैं, तब हम आईबी और वीबीसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। इसी को बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ऐसा ग्राफ इसमें क्यों नजर आता है, उसका रीजन क्या है, वो थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ आपको, सुन लेना। अभी बता दूंगा आपको, है ना, इस एक को मिटा के बताऊंगा आपको। अभी पहले फिलहाल याद रखें। तो वीबीसी और आईबी के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं बताना है। आपको एग्जाम में केवल यही लिखना है कि आउटपुट के वोल्टेज वीईसी को कांस्टेंट रखकर, आउटपुट के वोल्टेज वीईसी को कांस्टेंट रखकर इनपुट यानी आईबी और किस किस के बीच में, आईबी और बीबीसी के बीच में मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। किसकी मदद से कांस्टेंट रखते हैं, रेहोस्टेट की मदद से। परिवर्ती प्रतिरोध रेहोस्टेट की मदद से आउटपुट के वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया। इनपुट साइड में जो वेरिएबल क्वांटिटी थी उनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, इसको हम बोलते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आपके लिए तो ये काफी, आपको थोड़ी ना बताना है क्यों कैसे, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन ये इसमें क्या होता है ग्राफ में, अगर आप ध्यान से चलो अभी लूंगा इसको डिटेल में, है ना, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, बाकी सब सेम है ना, इसको पहले निपटाए। अब देखो नीचे वाले को देखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखो बच्चों, ये वैसे ही डायग्राम है जैसे पहले था। इसमें बताओ, इन आपको मालूम है यार, आईई और वीईसी के बीच में जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो किसको कांस्टेंट रखता हूँ, आईबी को। किसको कांस्टेंट रखता हूँ, आईबी को, रख दिया कांस्टेंट। बच्चों आईबी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए पहले आईबी को तो कांस्टेंट रखना ही है, लेकिन वैल्यू आपकी मर्जी, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। हमेशा आईबी माइक्रो में रहता है और आईई और आईसी मिली में रहता है, ये भी आप याद रखना है आपको। तो आईबी की वैल्यू हम कांस्टेंट रखेंगे और वीईसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो आईई क्या होगा, बढ़ेगा। आपको मालूम है 1 वोल्ट तक तो आईई बढ़ता है, 1 वोल्ट के बाद आईई क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है ये रीजन भी आपको पता है। इसमें तीन रीजन देखने को मिलते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेटेड रीजन। सक्रिय, संतृप्त और संतृप्त, ये सब वही है जो पहले था। अब आते हैं करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर, धारा स्थानांतरण वक्र पर। इसमें क्या करते हैं, आईई
और IV के बीच में करंट ग्राफ प्लॉट करेंगे। IE क्या होता है? आउटपुट का करंट है। IB क्या होता है? इनपुट का करंट है। इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो मिलना ही है, लेकिन ऊपर से मिलेगा। क्यों मिलेगा ऊपर से? मालूम है आपको? क्योंकि इसका करंट गेन 0 नहीं होता है, इसका करंट गेन 150 के ऊपर होता है। यही ग्राफ अगर आप इससे पहले वाले में ड्रॉ करते हैं ना, कॉमन एमिटर, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। यही ग्राफ आप कॉमन बेस में करते तो यहाँ से स्टार्ट। ये डिफरेंस है तीनों में। करंट गेन की वैल्यू कितनी होती है भाई? गामा बराबर, गामा से डिनोट करते हैं आउटपुट का करंट कितना है उसमें चेंज, और इनपुट का करंट कितना है उसमें चेंज। इसको बोलते हैं हम करंट गेन। क्या बोलते हैं? करंट गेन। तो कांस्टेंट VEC पर जब हम आउटपुट करंट और इनपुट करंट के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सरल रेखा मिलती है। इसका मतलब यही होता है कि IB की वैल्यू बढ़ती है तो IE की वैल्यू बढ़ती है। इनपुट धारा बढ़ेगी तो आउटपुट धारा भी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन यहाँ चूंकि करंट गेन की वैल्यू 150 से ऊपर मिलती है, 150 के ऊपर है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो मिलेगा लेकिन थोड़ा ऊपर से मिलेगा, थोड़ा ऊपर से मिलता है। और इसके पहले वाले में ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाएगा क्योंकि वहां 150 तक वैल्यू रहती है, और उसके पहले जो कॉमन बेस बताया था ना ओवेन स्टार्टर, उसमें 0 से स्टार्ट हो जाएगा। करंट गेन की डेफिनेशन ही होती है आउटपुट का करंट अपॉन इनपुट का करंट। हिंदी में धारा लाभ बोलते हैं इसको। अगर आगे वाला चैप्टर आएगा उसमें आपको वोल्टेज गेन भी मिलेगा, तो आप कहना आउटपुट का वोल्टेज अपॉन इनपुट का वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। पावर गेन भी मिलेगा, मालूम है आपको? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, पावर गेन होता है। तो बच्चों ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये वाले ग्राफ तो एक जैसे हैं, बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो? इसमें हमेशा ये लिखना है कि इस वोल्टेज की वैल्यू जो भी यहाँ फंसता है, जो भी वोल्टेज आपके जो भी पूछेगा ना, जैसे कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, उसमें जो भी वोल्टेज यहाँ फंसता है उसकी वैल्यू 1 वोल्ट तक अगर बढ़ाते हो या उससे कम तक तो IE बढ़ेगा, IE बढ़ेगा, IE बढ़ेगा। फिर उसके बाद IE क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। मैंने बताया था ना सैचुरेटेड क्यों हो जाते, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन होल एक इधर आ गए, इधर आ गए। फिर उसके बाद भले ही बढ़ाते रहो, क्या फर्क पड़ता है बताओ? तो यहाँ 3 रीजन देखने को मिलते हैं, एक सैचुरेटेड रीजन संतृप्त भाग, एक एक्टिव रीजन, और एक होता है कट ऑफ रीजन। मैंने तीनों की डेफिनेशन आपको सुना दी थी, तीनों रीजन क्या होते हैं। जैसा उसमें था ऐसे इसमें इसमें कौन सा अलग है बताओ? इनमें सर अगर कोई क्लास हो दिक्कत? गई, समझ में नहीं आ सर, क्लास बंद हो गई सर। क्या? ये तीनों में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इन तीनों में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। ये तीनों के तीनों वैसे ही हैं जैसे इसके पहले बताए हैं मैंने, कॉमन बेस सर में भी। हाँ, सर ये फर्स्ट वाले डायग्राम में जो अपन साइन लेते हैं प्लस माइनस, वो कैसे लेते हैं? कौन से वाले डायग्राम में? फर्स्ट नंबर पे जो है। इसमें ना, सर देखो इसमें हमेशा साइन लेने का तरीका, दो चीजें याद रखो। मैंने आपको बताया था एनपीएन और पीएनपी का कैसे पता चलता है। एनपीएन और पीएनपी का पता चलता है आपका किससे? डायरेक्शन से। किस किस के बीच डायरेक्शन? बेस और एमीटर के बीच में डायरेक्शन। बेस और एमीटर के बीच में डायरेक्शन से पता चल जाए कौन सा एनपीएन है कौन सा पीएनपी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बेस और एमीटर के बीच में डायरेक्शन ऐसे लगा दी, IE ऐसे लगा दी, ठीक है, मान लो ये लगा दिया। अब बेस और एमीटर के बीच में डायरेक्शन लगा दिया तो कौन सा ट्रांजिस्टर बनेगा? P से N, तो NPN बनेगा। एक चीज क्लियर हो गई होगी, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? बेस और एमीटर के बीच में मैंने डायरेक्शन बना दी, तो ये कौन सा हो गया? P से N हो गई डायरेक्शन, ऐसे याद रखो ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो NPN ट्रांजिस्टर हो गए। एक चीज क्लियर। दूसरा, दूसरा ये होता है दिकांशी, मैंने आपको बताया था कि नोड पर आने वाला करंट इक्वल टू नोड से जाने वाला करंट, ये होता है किरचॉफ का करंट लॉ। IE जो करंट है वो सबसे ज्यादा होता है, तो IE इज इक्वल टू, एक इक्वेशन हमेशा याद रखो, IE इक्वल टू IB प्लस IC, IE इक्वल टू IB प्लस IC। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये तीनों में ही है।
आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। तो देखो आई ई की डायरेक्शन तो ये हो गई, आई ई की डायरेक्शन तो ये हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ आई ई वाला जो करंट है ना वो नोड से दूर की तरफ जा रहा है। बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नोड से दूर की तरफ जा रहा है। अब आई बी और आई सी कैसा होगा? वो नोड की तरफ आएगा, वो नोड की तरफ आएगा, यहाँ आएगा आई सी, ये भी आएगा आई सी। अब इसकी बात देखो, अब ये करंट इधर चल रहा है तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा आपको। करंट हमेशा प्लस से फ्लो होता है, प्लस से जाता है और माइनस की तरफ जाता है। माइनस कोई भी नहीं उड़ता, केवल प्लस ही देखते हैं। तो प्लस से जाएगा करंट तो आई भी होगी, और यहाँ से तो आपको कोई नुकसान लेना ही नहीं है यहाँ पर। तो अगर लेना है तो यहाँ देख लो आप, यहाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से पता चल जाता, लेकिन यहाँ से देख सकते हो आप प्लस ये रहा, माइनस ये रहा। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? सर इसमें जैसे VBC और VEC में साइन अपोजिट है, ऊपर एक में प्लस है एक में माइनस है। किसमें किसमें? VBC एंड VEC। हाँ, बीबीसी और बीईसी में साइन अपोजिट है, हाँ है, बिल्कुल है। बीईसी का जो साइन है ना वो तो इसके हिसाब से, बीईसी का जो साइन है ना वो इसके हिसाब से, पहला रीजन। बीईसी का जो साइन है वो इसके हिसाब से, पहला रीजन। दूसरा, दोनों ही फॉरवर्ड में रहते हैं, दोनों ही फॉरवर्ड में रहते हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। अब फॉरवर्ड के लिए क्या करोगे? सॉरी, पी टाइप का सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, एन टाइप का सेमीकंडक्टर नेगेटिव से कनेक्ट करोगे। कॉमन कलेक्टर में ये पहले से फिक्स रहता है कि दोनों को मुझे फॉरवर्ड में रखना है, ये पता रहता है पहले से। क्यों? क्योंकि करंट गेन बढ़ाना है, तो पी पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, एन नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव लिया है यहाँ। अब वैसे इसको देख के भी रख सकते हैं, और मन में हो तो पूछना जरूर मेरे से। सर जो एमीटर वाला डायग्राम था उसमें ऊपर दोनों में प्लस प्लस ही है नोट्स में। किसमें किसमें? एमीटर वाला जो है, एमीटर, कॉमन एमीटर में। देखो आपको बताएं हम यहाँ पर कि जो डायग्राम है ना, डायग्राम और डेरिवेशन, वो आप यहां से जरूर नोट किया करें। दो चीजें, थ्योरी में एक आध लाइन ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, ना तो मैं नोट्स देखता हूँ ना मैं कभी डायग्राम चेक करता हूँ। वो जो मेरे पास नोट्स है मैं उनको सेंड कर देता हूँ। मान लो उसमें कोई गलती ऐसी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला यहाँ से आप प्रॉपर डायग्राम जरूर बनाएं, और दूसरा उसको अंडरलाइन करके मुझे सेंड कर दें कि ये गलत है क्या, तो मैं आपको रिटर्न कर दिया करूँ। हालांकि आप तो करते हो कई बार, कई क्वेश्चनों को किया है, लेकिन फिर भी किया सर करो तो गलतियां अगर आपको ये है ना, ये तो डायग्राम आप यहाँ से जरूर बनाएगा। डायग्राम की तो मैं आपसे सभी बच्चों से कह रहा हूँ स्टार्टिंग से ही कि डायग्राम और डेरिवेशन आप यहाँ से जरूर नोट कर लिया करो, भले ही समय कितना भी लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, इन तीनों में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर पूछना है आप, फिर मैं उसको थोड़ा सा समझाऊं और फिर आगे बढ़ूं। किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछना। बताओ। सर नोट्स में सारी गलतियां होती हैं सर, वैसे सर हम्म। सर गलतियां बहुत होती हैं सर नोट्स में सर, आप सर जो सेंड अब वो करते यार, हैं। वो तो नोट्सों में गलतियां हैं तो उसका सॉल्यूशन बस यही है, क्या कर सकते हैं। थ्योरी में इतनी गलतियां नहीं, थ्योरी में नहीं होती हैं, केवल गलतियां होती हैं किसमें? डायग्राम में और डेरिवेशन में। थ्योरी की कोई गलती नहीं होती। थ्योरी में तो आप एक आध लाइन छोड़ भी दोगे, स्किप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें कितने नंबर का है, कौन कौन क्वेश्चन आएंगे वैसे सर? ट्रांजिस्टर वाला आएगा सर, और एनपीएन डायोड वगैरह आएंगे सर? हाँ, वो तो देखो जितने नोट्स में कराए उसमें से एक तो आ ही जाएगा। डायोड दो में आता सर है, एक ट्रांजिस्टर। मीटर का, कॉमन क्या एमीटर है? का एक बार डायग्राम चेक कर लेना, गलत सा लग रहा है। आप मुझे सेंड किया करो। आप तो मेरे आप तो मेरे डायग्राम बनाओ ना, आप लोग तो चलो बेटा, आप तो मेरे डायग्राम बनाओ, जो मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पर, वो डायग्राम बनाओ। नोट्स सर में इसमें आउटपुट फॉरवर्ड वाइज में कैसे, ये समझ नहीं आया। इनपुट तो आ गया, इनपुट और आउटपुट फॉरवर्ड वाइज में क्यों लेते हैं ये पूछ रहे हो, कि फॉरवर्ड वाइज में है ये बता दो डायग्राम से, क्या पूछ रहे हो? हाँ आउटपुट फॉरवर्ड वाइज में है आपने बोला है या होता है, वो समझ नहीं आ रहा। इनपुट तो समझ में आ रहा है कि पी पॉजिटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड में है, आउटपुट समझ नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, देखो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, आप देख लो
एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये किस में हो गया, फॉरवर्ड में तो होता है। फॉरवर्ड की कंडीशन क्या होती है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तो हमेशा फॉरवर्ड होती है। और अपोजिट कनेक्टेड होगा ना, अपोजिट, जैसे मान लो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव से है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से है, तो वो होता है रिवर्स। तो आपको सिंपल तरीका बता दूं, आप तो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है फॉरवर्ड, एन मतलब नेगेटिव, एक तरीके से नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है मतलब फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड की कंडीशन हो गई, फॉरवर्ड वाइज। और अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर नेगेटिव से है, मतलब पी नेगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, या नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो हो गए रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज ये रहता है, रिवर्स वाइज। ये फॉरवर्ड वाइज है और ये आपकी रिवर्स वाइज। अब क्यों लेते हैं उन दोनों को फॉरवर्ड वाइज, करंट गेन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों को हम किस में लेते हैं, फॉरवर्ड वाइज में लेते हैं। करंट गेन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों को किस में लेते हैं, फॉरवर्ड वाइज में लेते हैं। बताओ दुर्गेश, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं सर, अब आइए समझ। अच्छा एक चीज बता, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ से हम केवीएल लगाते हैं, केवीएल यहाँ से केवीएल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, केवीएल लगाते हैं, लगाना आता है केवीएल, बोलो बताओ। केवीएल लगाते हैं अपन यहाँ से पूरे सर्किट में, ऐसे ऐसे लगा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, बोलो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, VBC। VBC। बोलो है कि नहीं, बताओ यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, VBC। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, यहाँ से लेकर बेस से लेकर एमीटर तक का वोल्टेज कितना है, बेस से एमीटर तक का वोल्टेज कितना है, VBE। प्लस इसलिए आ गया क्योंकि करंट प्लस से माइनस होता है, VBE। यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, या तो इसकी को ले लो, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, माइनस का VEC बराबर में 0। तो बच्चों यहाँ से निकाला जरा, VBC बराबर कितना आ जाएगा, VEC माइनस का VBE। यहाँ से लगाना स्टार्ट किया, VBC वोल्टेज है आपका, यहाँ कितना है, VBE है आपका, और यहाँ माइनस VEC है, ये आ गया बराबर में 0। फिर यहाँ तक तो कुछ नहीं है, इसको उधर लेंगे तो ये आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, मुझे ये पूछ लो आप, किसी बच्चे को दिक्कत है क्या इसमें, VBC बराबर नहीं है, चलो देखो VBC बराबर ये आ गया। अब VBE, VBE का मतलब क्या होता है, बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज। अब बेस और एमीटर का वोल्टेज जो रहता है वो अलग अलग डायोड के लिए अलग अलग फिक्स रहता है। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर आप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो, तो सॉरी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हो, तो उसमें एनपीएन और पीएनपी दो ट्रांजिस्टर हैं। मान लो VBE, आपने क्या किया, देखो बच्चों ध्यान से देखना, आपने क्या किया है, VEC को कांस्टेंट रखकर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो IB और VBC के बीच। VEC को कांस्टेंट रखकर IB और VBC के ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। अब देखना VBC बराबर VEC को कांस्टेंट रखा, कितना रखा, मान लो 2 वोल्ट रखा, हमने 2 वोल्ट रख दिया, माइनस का VBE। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, भाई कांस्टेंट तो रखना है आपको, कुछ भी रख दो, जैसे मैंने 2 4 ले लिया, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो। आपने VEC की जगह क्या ले लिया, 2 ले लिया, माइनस का VBE। ठीक है, अब सुनो, अगर आपने मान लो सपोज करो इसकी वैल्यू बढ़ाई, किसकी, VBE की, तो VBE की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे, क्या VBC कम होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। VBE की वैल्यू जैसे आपने 1 रखी, कितनी रखी, 1 रखी, तो 1 रखी तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1। 2 रखी तो 0 हो गया, 3 रखी तो और कम हो गया। तो जैसे जैसे आप VBE बढ़ाओगे, क्या VBC कम होगा क्या, बताओ, VBC की वैल्यू कम होगी क्या, बिल्कुल होगी। अब VBC बच्चों कम होगा तो इसका मतलब IB भी कम हो जाएगा, क्यों, VBC कम होगा तो IB भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। VBC कम होगा तो IB क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, IB भी क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? बीबीई की वैल्यू बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे बढ़ाओगे, मान लो 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, जो भी रखोगे आप, तो आपकी क्या होगी ये वाली वैल्यू? कुछ भी 0.1 से स्टार्ट कर दो आप, 0.1 रखो, 0.2 रखो, 0.3 रखो, तो बीबीसी क्या क्या होगा? कम होगा। बीबीसी कम होगा तो आईबीबी क्या होगा आपका? कम होगा। आईबीबी क्या होगा आपका? कम होगा। इसीलिए ये ग्राफ ऐसा है, इसलिए ये ग्राफ ऐसा मिल रहा है आपको कि बीईसी अगर कांस्टेंट रखोगे तो आईबी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखो आप, आईबी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। आईबी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब देख लो यहाँ पर, यहाँ देखो, जैसे मान लो 0 1 2 3 कोई भी वोल्टेज रख दिया आपने, कोई भी वोल्टेज रख दिया, 0 1 2 3 कोई भी वोल्टेज रख दिया, यहाँ देख सकते हो आईबी स्टार्टिंग में इतना है। जैसे मान लो यहाँ 0 पर इतना है और 1 पर आपका इतना है, फिर उसके बाद आईबी को देखो, 2 पर देखो इतना है, 3 पर देखो इतना है, ऐसे ही कम होता जाएगा। आईबी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आईबी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये तो यहाँ केवल ग्राफ में इतना है कि आईबी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है आपकी। जैसे जैसे बी की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आईबी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो ऐसा ग्राफ मिलता है आपको देखने को। ये जैसे जैसे अपन बीबीसी की वैल्यू को चेंज करते हैं तो आईबी की वैल्यू क्या होती है? हर कंडीशन में क्या होती है? चेंज होती जाएगी या कम होती जाएगी। तो ग्राफ आपको कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा मिलेगा। अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक तो जो था वो एज ए पीएन जंक्शन डायोड जैसा मिल रहा था। तो यहाँ आईवी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको देखने को। हालांकि ये सब रीजन बताने नहीं पड़ते, क्योंकि अगर आप ये रीजन बताओगे तो आपको सब वैल्यू रखी हुई दिखानी पड़ेगी सारी की सारी। बताओ मिटा दें इसको। चलो अब एडिंग डाल देना, रिलेशन बिटवीन, इसमें बीबीसी की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ आईवी की वैल्यू कम होती है, ग्राफ ऐसा मिल जाता है। और ये आप याद रखेंगे, जो जो आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, निवेशी अभिलाषणिक वक्र, उसकी जो स्लोप होती है, उसकी जो ढाल होती है, सभी में ये होता है। सभी के लिए याद रखो, इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, इनपुट करंट, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आप ड्रॉ करोगे एग्जाम में, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो स्लोप होता है, जो ढाल होती है, वो आर इन बराबर ही होता है, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब ड्रॉ करोगे तो उसकी जो ढाल होती है, उसका जो स्लोप होता है, वो होता है आपका आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट। ये फिक्स है सभी के लिए, सभी के लिए फिक्स है। आर इन जो होता है इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, ठीक है। ये करंट गेन की वैल्यू ये याद रखते हैं सब बच्चे नोट बना के। करंट गेन की वैल्यू, करंट गेन जो होता है, करंट गेन, ये सेकंड नोट है। करंट गेन की जो वैल्यू होती है वो आपकी कलेक्टर के लिए सबसे ज्यादा होती है। करंट गेन को ए से डिनोट कर देते हैं। कलेक्टर के लिए ज्यादा होती है, फिर उसके से कम होती है एमीटर के लिए, और उससे कम होती है बेस के लिए। ये करंट गेन की वैल्यू होती है बच्चों, सेकंड नोट है ये, करंट गेन की वैल्यू ये लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज अपन देखते हैं, बन जाए तो, और नहीं बना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आपको मैंने सबसे पहले बताया था कॉमन बेस, क्या बताया था? कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में मैंने इनपुट किस किस के बीच में दिया था? कॉमन बेस में इनपुट दिया था एमीटर और बेस के बीच में। कॉमन बेस में इनपुट दिया था एमीटर और बेस के बीच में, एमीटर और बेस के बीच में। और आउटपुट बच्चों कहाँ मिला था मुझे? बेस और कलेक्टर के बीच में। मतलब बेस को तो लेना ही है, एमीटर और बेस के बीच में आउटपुट मिला था बेस और कलेक्टर के बीच में। ये था सीबी में। देख अभी आप लिखना नहीं, मैं केवल देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, फिर आपको ये याद दिलाऊंगा एक चीज, ठीक है। और कॉमन एमीटर की बात करें तो
कॉमन एमीटर में मैंने जो इनपुट दिया था वो दिया था एमीटर और बेस के बीच में, एमीटर और बेस के बीच में, और आउटपुट जो मिला था मुझे वो एमीटर और कलेक्टर के बीच में, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर में जो दिया था मैंने अभी, कॉमन कलेक्टर के लिए इनपुट जो दिया था वो दिया था बेस और कलेक्टर के बीच में, बेस और कलेक्टर के बीच में, ठीक है, सही है। बताओ आप याद रख पाओगे, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, बताओ क्यों? कॉमन बेस में किस किस के बीच में इनपुट दिया है? इन दोनों के बीच में, कॉमन बेस है ना, और आउटपुट किसके बीच में मिला है? इन दोनों के बीच में। कॉमन एमीटर में इनपुट किसके बीच में दिया है आपने? इन दोनों के बीच में। आउटपुट किसके बीच में मिला है? इनके बीच में। और कॉमन कलेक्टर में अभी बताइए, चलो फिर याद रख लेना, तो ये याद रखेंगे। ये तो याद रखेंगे। अब हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन करंट गेन, रिलेशन बिटवीन करंट गेन इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, विभिन्न विधाओं में धारा लाभों में संबंध, विभिन्न विधाओं में धारा लाभों में संबंध, विभिन्न विधाओं में धारा लाभों में संबंध, धारा लाभों में संबंध। चलो निकाल के रखना। अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, विभिन्न विधाओं में धारा लाभों में संबंध। एक डायग्राम तो ये रहा, बेस, एमीटर और कलेक्टर। बेस और एमीटर ही सबसे मेन रहते हैं इसमें, बेस, एमीटर और कलेक्टर। और ये है आपका बेस, एमीटर, कलेक्टर। और ऐसे दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा कैसे बना लेते हैं। ये भी है आपका कलेक्टर, एमीटर और बेस, एमीटर और बेस। बताओ कौन सा पहला वाला कौन सा ट्रांजिस्टर है? करंट की डायरेक्शन मैंने बना दी, बताओ कौन सा ट्रांजिस्टर है? कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया? सर एनपीएन है, एनपीएन। एनपीएन, एनपीएन, ठीक है, एक चीज हो गई। अब बताओ एनपीएन हो गया, एमीटर की डायरेक्शन, एमीटर करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में या राइट में? राइट में। लेफ्ट में। अरे राइट में तो कुछ है ही नहीं। एमीटर करंट की डायरेक्शन ये रही, लेफ्ट में। अब बताओ बेस करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे या ऊपर? नीचे ऊपर या होगी। ऊपर? नीचे या ऊपर? ऊपर होगी। क्यों होगी? क्योंकि नोड से ये करंट दूर जा रहा है, इसलिए बेस को नोड पर आना पड़ेगा। कलेक्टर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? राइट या लेफ्ट? बोलो, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। राइट, राइट उधर है, लेफ्ट इधर है। लेफ्ट। किधर होगी? लेफ्ट। सर राइट होनी चाहिए। अच्छा लेफ्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है वंशिका? लेफ्ट क्यों होगी? क्योंकि मैंने हाँ। आपको बताया था कि एमीटर करंट जो होता है ना, आईई, आईई, वो हमेशा सम होता है किसका? आईबी प्लस आईसी का। अगर आईई नोड से दूर जा रहा है तो इन दोनों को नोड के पास आना पड़ेगा, नोड के पास आना पड़ेगा। ये ट्रांजिस्टर आपने बताया एनपीएन, फिर से देखते हैं। अब बताओ एक तो ट्रांजिस्टर तो चलो मैं बताऊंगा कौन सा है इस बार, पीएनपी ट्रांजिस्टर मैंने बता दिया। अब बताओ करंट की डायरेक्शन, आईई की डायरेक्शन क्या होगी? राइट या लेफ्ट? राइट होगी। राइट होगी, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना, राइट होगी। आईई, राइट का मतलब नीचे है। बेस करंट क्या होगा? लेफ्ट, वो नीचे या ऊपर? डाउनवर्ड्स। सर नीचे होगा। डाउनवर्ड। और कलेक्टर करंट क्या होगा? राइट में, क्योंकि एमीटर करंट नोड की तरफ आ रहा है, इसका मतलब बेस को कलेक्टर को जाना पड़ेगा उधर, बेस और कलेक्टर जाना पड़ेगा, तब ये रिलेशन आए। ये फिक्स रहता है बच्चों, ये आ गया। ठीक है, फिगर आपने बता दिया पीएनपी का, पीएनपी का। चलो आपने आईई निकाल लिया। अब हम इसका एक बार डिफरेंशियल कर देते हैं या चेंज निकाल लेते हैं। डिफरेंशियल करें, चेंज निकालें। डेल्टा आईई बराबर डेल्टा आईबी
चलो डेल्टा आई सी, ये चेंज निकाल दिया हमने, चेंज निकाल दिया, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो सबसे पहले किस किस में रिलेशन निकालें? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा बीटा कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं? कॉमन बेस और कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर। बोलो बच्चों, अल्फा बीटा की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? अल्फा कितना होता था बताओ? अल्फा की वैल्यू कौन बताएगा? अल्फा बराबर क्या होता था? क्यों अल्फा बराबर क्या होता था बताओ? बोलो। डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। डेल्टा आई बी। और एंड बीटा इक्वल टू बताओ, बीटा इक्वल टू कितना था? बीटा इक्वल टू कितना था? आई आई ई आता है यहाँ पर, और यहाँ डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ऐसा था क्या? बोलो। अल्फा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, और ये डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये आ गया। अब आपको अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना है, तो देखो बच्चों, आपकी मर्जी है, चाहे इसको ले लो और चाहे इसको, इसका यूज कर लो, और चाहे इसको ले लो इसका यूज कर लो, जैसे आपकी मर्जी करें, इसमें रटने वाली कोई बात। जैसे मान लो मैंने बीटा लिया, तो मान लो मैंने बीटा लिया, तो बीटा बराबर लिखा हुआ है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। अब मैंने देखा यार कि मुझे यहाँ पर बीटा अल्फा में रिलेशन निकालना है, तो अल्फा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई मुझे तो आई सी अपॉन आई बी पता है, इधर आ जाता हूँ, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी पता है। अब यहाँ अल्फा में तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई आता है, इसका मतलब डेल्टा आई बी को रिमूव करना पड़ेगा। और वो रिमूव करोगे यहाँ से, कैसे करोगे? इसको इधर लाकर, इसको इधर लाकर, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से बताओ। बीटा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई बी की जगह क्या रखेंगे? उसको उधर ले जाओ, डेल्टा आई ई माइनस का डेल्टा आई सी। ये कौन सी इक्वेशन से किया आपने? फर्स्ट से। बताओ कर सकते हैं क्या? डेल्टा आई बी निकाला आपने, उसको उधर ले गए। अब देखेंगे अल्फा किसके बराबर होता है, तो हमने देखा अल्फा होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई कैसे लेके आए? तो हमने क्या किया, डेल्टा आई को कॉमन निकाल लिया, डेल्टा आई सी और डेल्टा आई को क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। तो उससे फायदा क्या मिला? 1 माइनस डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई। तो यहां से आ जाएगा बीटा बराबर, अब डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई कितना होता है? अल्फा होता है, तो अल्फा रख दिया अपॉन में 1 माइनस अल्फा रख दिया। ये बीटा की वैल्यू आ गई अल्फा के टर्म में। अगर किसी को लगता है नहीं नहीं मुझे तो अल्फा भी निकालना बीटा के टर्म में, तो निकाल लो, मल्टीप्लाई करो उसके से, बीटा माइनस बीटा अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? बोलो। बीटा माइनस बीटा अल्फा बराबर अल्फा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको इधर लेके आओ, तो यहां से लिखेंगे अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस बीटा इक्वल टू बीटा, अल्फा कॉमन आ गया 1 प्लस बीटा, तो यहाँ से निकाल लो कितना आ जाएगा? बोलो। अल्फा बराबर, या लिख दूं, अल्फा बराबर आ जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये अल्फा बीटा में रिलेशन आ, किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो पूछना जरूर है। अब निकालते हैं बीटा गामा में रिलेशन। चलो मिटाता हूँ। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा में रिलेशन निकालते हैं। बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा, बीटा और गामा में रिलेशन निकालेंगे तो बच्चों पहले बीटा का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है बीटा का फॉर्मूला? अभी बताया था, बीटा बराबर होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये तो होता है बीटा का। गामा का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, गामा का क्या होता था? डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, डेल्टा आई बी देख लेना एक बार, चेक जरूर कर लेना, ऐसा ना हो फिर गलत हो जाएगा। बताओ यही था क्या?
गामा बराबर क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा आई की वैल्यू यहां से रख दो, चलो डेल्टा आई की वैल्यू यहां से रख दो, कितना आ जाएगा, डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी अपन डेल्टा आई, तो गामा बराबर आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, डेल्टा आई बी से डेल्टा वन प्लस डेल्टा आई सी अपन में डेल्टा आई बी, वन प्लस बीटा, वन प्लस बीटा, गामा बराबर आ गया, तो बीटा बराबर कितना आ गया, गामा माइनस वन, हो गया क्या, चलो मिटा दूं, चलो मिटाते हैं। अब है आपका अगला है रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा, गामा एंड अल्फा, गामा एंड अल्फा, तो बताओ क्या होगा, अल्फा बताओ, अल्फा कितना था अभी, क्या बताया था आपने मुझे, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, और गामा क्या बताया था, गामा भी, गामा बताया था डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, क्यों सही है क्या, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई सही है क्या, क्या करें, सी आ रहा है ई आ रहा है मतलब बी हटाना पड़ेगा, क्यों, डेल्टा आई बी हटाना पड़ेगा ना भाई, उसमें सी आ रहा है ई आ रहा है, तो डेल्टा आई बी कैसे हटाएंगे, गामा बराबर क्या लिखा मतलब, डेल्टा आई की जगह डेल्टा आई लिख दिया, और आई बी की जगह क्या लिखेंगे, इसको उधर ले जाओ, डेल्टा आई ई माइनस का डेल्टा आई सी, कर सकते हैं, कॉमन कितना निकालेंगे इसमें से, डेल्टा आई कॉमन निकाल लो, डेल्टा आई कॉमन निकाल के कट जाएगा, तो वन अपॉन वन माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, तो वन अपॉन वन माइनस ये होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, अल्फा, अल्फा निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर ले जाओ, वन माइनस अल्फा, और गामा को इधर ले आओ, तो वन अपॉन गामा, और यहाँ से अल्फा निकाल देना, अल्फा इधर गामा इधर, तो वन माइनस वन अपॉन गामा, तो एलसीएम लेना चाहो तो लिख देना गामा माइनस वन अपॉन गामा, बताओ कोई दिक्कत है तो पूछ लो इसमें, तो इस तरीके से ये रिलेशन आप याद रख सकते हो, है ना, ये आपका, इसमें कोई डाउट है तो पूछना जरूर। अब मैं जो यूनिट सेकंड है ना उसका रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे, तो उसमें पहला क्वेश्चन करवाते हैं, सर कौन से पेपर का, फर्स्ट पेपर का, सर थर्ड यूनिट कब खत्म होगा, थर्ड यूनिट सर, थर्ड यूनिट सर,